हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और हम अपने इस डिस्कशन को इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ जनरल क्लॉजेज एक्ट की हिस्ट्री की कुछ बातें। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है। एक्चुअली ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है 1897, इससे पहले दो जनरल क्लॉजेज एक्ट और आ चुके हैं। एक आया था जनरल क्लॉजेज एक्ट जीसी एक्ट 1868 में और एक जीसी एक्ट 1887 में, दो आया था। और उसके बाद जीसी एक्ट आया है 1897 में। तो अगर आप देखें तो 1868 वाला जो एक्ट है वो 3 जनवरी 1868 से लागू हुआ था। 1887 वाला 14 जनवरी 1887 से लागू हुआ था। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप 1897 का प्रियम्बल देखो, जीसी एक्ट 1897 का प्रियम्बल उठा करके देखो, तो आपको ये पता चलेगा कि जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है। कंसोलिडेटिंग एक्ट है मतलब इसमें इसके भी सारे प्रोविजंस और इसके भी प्रोविजंस को कंसोलिडेट किया गया है, राइट। तो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं जीसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो आप देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है 3 जनवरी 1868, एक है 3 जनवरी से लेके 14 जनवरी, 3 जनवरी से लेके 30 जनवरी 1868 से लेके 14 जनवरी 1887। एक होगा 14 जनवरी 1887 से लेके जब तक आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 नहीं आया, और उसके बाद हो गया जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं भैया। 3 जनवरी 1868 के पहले तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। किसी भी एक्ट पे जो 1868 के पहले बना है, क्या उस पे इंडियन जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल होगा? किसी भी तरह से वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो एक्ट बने हैं 3 जनवरी 1868 से लेके 1887 में, या 1887 से लेके जब तक 1897 का जीसी एक्ट नहीं आया, उसमें ये एक्ट कैसे एप्लीकेबल होगा? उसमें ये एक्ट सिलेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। सिलेक्टिवली एप्लीकेबल होगा मतलब, क्योंकि देखो जनरल क्लॉजेज एक्ट एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है। मैंने आपको कंसोलिडेटिंग एक्ट मतलब ये इसके भी प्रोविजंस दो 1868 के एक्ट है उसके भी प्रोविजन इंक्लूड करता है और 1887 के प्रोविजंस को भी इंक्लूड करता है। तो मान लो आपको एक प्रोविजन है 1868 एक्ट का, तो भैया वो प्रोविजन तो आपका वो प्रोविजन यूज हो रहा होगा फ्रॉम 13 जनवरी 1868। तो एज अ रिजल्ट जब उसको अगर इंक्लूड कर लिया गया है इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, तो उसका एप्लीकेबिलिटी लॉ मेकर ने कहां से रख दिया? 3 जनवरी 1868 से। लाइकवाइज कोई प्रोविजन था जो 1887 के जनरल क्लॉजेज में इंक्लूडेड था, उसको लेकर के उठा करके डाल दिया 1897 के जीसी एक्ट में, तो उस प्रोविजन का एप्लीकेबिलिटी कहां से हो जाएगा? फ्रॉम 14 जनवरी 1887। उसका एप्लीकेबिलिटी कहां से कर देगा? फ्रॉम 14 जनवरी 1887। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखो मैंने कई जगह पर पेंडिंग मार्क कर रखा था टाइमिंग को रिलेटेड। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये देखो सेक्शन 7 मैंने पेंडिंग मार्क करा। मैं पेंडिंग को हटाता हूं। देखो ये क्या लिखा हुआ है? दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर 3rd day of January 1968 एंड टू ऑल रेगुलेशन आफ्टर 1887। ये 1968 नहीं होगा, ये 1868 होगा। यानी कि ये प्रोविजन जो सेक्शन 7 का प्रोविजन था, ये जीसी एक्ट 1868 में भी था। और क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है, मतलब ये प्रोविजन उठा करके इसके सेक्शन 7 में डाल दिया गया होगा, और देयरफॉर सेक्शन 7 का एप्लीकेबिलिटी कहां से आ गया? 3rd day of January 1868 से। लाइकवाइज अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ भी देखो मैंने कुछ पेंडिंग है, ये तो कुछ डिफरेंट पेंडिंग है। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये देखो सेक्शन 14 को भी पेंडिंग मार्क करा था, इसको हटाते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल एक्ट मेड ऑन आफ्टर 14 डे ऑफ जनवरी 1887। मतलब ये प्रोविजन होगा, ये जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 में इंक्लूड किया हुआ होगा। और जब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 बना, क्योंकि ये कंसोलिडेटिंग एक्ट था, इसमें इसका ये प्रोविजन डाल दिया गया होगा इन सेक्शन नंबर 14। देयरफॉर इस सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी कहां से आएगा? फ्रॉम 14th डे ऑफ जनवरी 1887। लाइकवाइज और भी कई डेट्स है जो मैंने पेंडिंग मार्क करा रखे हैं, जैसे कि ये वाला है, इसको भी पेंडिंग मार्क कर रखा है। ये भी देखो 14 डे ऑफ जनवरी 1887 से एप्लीकेबल है। यहाँ भी देखो
ये 3 जनवरी 1868 से एप्लीकेबल है, ठीक है, ये 3 जनवरी 1868 से एप्लीकेबल है, तो ये सारा पेंडिंग में अब हटाते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे आप बढ़ते जाएंगे, अगर सेक्शन 29 एक हमने पेंडिंग मार्क कर रखा था, मैं उसको भी आपको पढ़ा देता हूँ। सेक्शन 29 है, ये सेक्शन 29 को अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसका कहीं आपको नोटिंग करा देता हूँ, मैं यहाँ इसके नीचे आपके जगह है तो मैं सेक्शन 29 का यहाँ पर नोटिंग करवा देता हूँ, आप इसको नोट कर ले। मैं नोटिंग के लिए आपको एक बार दे देता हूँ फुल स्क्रीन। द प्रोविजंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ any act, rule, regulation, bylaw made after commencement of the act shall not impact any act, rule, regulation or bylaw before the commencement of act। बट मैं आपको यहाँ पर नोट लिखा देता हूँ, दिस इज सब्जेक्ट टू एनी एप्लीकेबिलिटी of any portion of the act given in the respective section। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है कि आप कोई भी प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन, जो भी हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो इंटरप्रिटेशन किसका करने के लिए यूज होता है, कोई एक्ट का इंटरप्रिटेशन करना है, कोई रूल का इंटरप्रिटेशन करना है, कोई भी रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करना है या बायलॉ का इंटरप्रिटेशन करना है। तो कोई भी प्रोविजन ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हम यूज करते हैं इन 4 चीज का इंटरप्रेट करने के लिए, वो कभी भी किसी भी तरह से इंपैक्ट नहीं करेगा किसी भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन और बायलॉ जो बन चुका है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जो यानी कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के आने से पहले जो भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बायलॉ है उस पे जनरल क्लॉजेस एक्ट का कोई भी प्रोविजन ऑफ इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, अगर सेक्शन खुद ही कह देता है, जैसे हमारा सेक्शन 7 में शुरू में मैंने आपको पढ़ाया, सेक्शन 7 खुद ही कहता है कि भैया मेरे ये जो कानून है इसको आप एप्लीकेबल करोगे फ्रॉम 3rd day ऑफ जनवरी 1868। तो इस केस में क्या हम ये बोलेंगे क्या कि भैया जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, इस केस में अगर कोई भी कानून फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना हुआ है, तो हम क्या ये बोलेंगे क्या 1897 से बना हुआ कानून को हम सेक्शन 7 को यूज नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 3rd of January 1868, यानी कि अब इस सेक्शन को हम इंटरप्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बट मान लो कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं सेक्शन नंबर 10, ये कहीं में यहां पर कोई भी डेट लिखा हुआ नहीं है, तो अब इसको कब यूज करेंगे इंटरप्रिटेशन? ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसको कब यूज किया जाएगा? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897। यानी कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को यूज करके हमको इसको इंटरप्रेट करना है तो हम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एप्लीकेबिलिटी कब से होगा? 1897 के बाद इसका एप्लीकेबिलिटी होगा, राइट। ये बात हम लोगों को कौन बोला है? ये बात हम लोगों को सेक्शन नंबर 29 बोला, राइट। तो ये मैंने शुरू में आपको लिखवा दिया है, देखो भैया एक क्रक्स मैंने शुरू में लिखा दिया है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट है, ठीक है। तो 3rd जनवरी में सबसे पहला जनरल क्लॉज आया 1868, और उससे पहले कोई भी कानून बना था भाई 1860 में, सपोज इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था, उस टाइम तक कोई जनरल क्लॉजेस एक्ट था ही नहीं, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का कोई भी प्रोविजन इंडियन पीनल कोड को नहीं लगेगा। कोई भी 3rd जनवरी 1868 से पहले कानून आया था उस पर कभी भी जनरल क्लॉज एक्ट का कोई प्रोविजन नहीं लगेगा। ऑन और आफ्टर 3rd जनवरी 1868 बट बिफोर 14 जनवरी 1887, उसमें जो है 3rd जनवरी से लेके जो है जब से जनरल क्लॉजेस ने एक्ट नहीं आया, मतलब 3rd जनवरी 1868 से लेके जब तक आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 नहीं आया,
तो आपको जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जनरल क्लॉजेज एक्ट सिलेक्टिवली अप्लाई होगा, सिलेक्टिवली। मतलब जो जो सेक्शन बोलता है कि भैया, जैसे सेक्शन 7 बोलता है कि भैया मेरा ये जो सेक्शन है ये 3 जनवरी 1868 से एप्लीकेबल होगा, तो भैया सेक्शन 7 का एप्लीकेबिलिटी कहाँ से लेंगे? 3 जनवरी 1868 से पहले पहले लेंगे। और आफ्टर जनरल क्लॉजेज एक्ट जो भी प्रोविजन आया उसका तो हर एक सेक्शन, अगर कोई भी, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 बनने के बाद आया, तो कंपनीज एक्ट 2013 का हर एक प्रोविजन, सॉरी जनरल क्लॉजेज एक्ट का हर एक प्रोविजन को हम लोग यूज कर सकता है टू इंटरप्रेट कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो मैं आपको एक साथ लास्ट में फुल स्क्रीन दे दूंगा ताकि आप सारे चार्ट्स को एक साथ ड्रॉ कर पाए। तो ये मेरे को आपको साथ पहला हिस्ट्री डिस्कस करना था यहाँ पे, ठीक है। अब हम कुछ आएंगे डेफिनेशंस के ऊपर, मैं आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा। डेफिनेशंस के लिए अगेन मेरे को आपको थोड़ा हिस्ट्री की बातें बताना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 है। अब आपको पता है भैया 1897 तो ये ब्रिटिश राज के जमाने में बना हुआ कानून है, ब्रिटिश राज के जमाने में बना हुआ कानून है। तो थोड़ा सा बात मेरे को आपको हिस्ट्री का भी बताना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन हुकूमत को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट ए कैटेगरी किंगडम, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। मैं बहुत, देखो हिस्ट्री का बहुत डिटेल में जाकर के आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उतना ही पार्ट बता रहा हूँ जितना मेरे को ये जनरल क्लॉज एक्ट आपको समझाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, कोई भी फालतू बात हिस्ट्री की नहीं करूंगा। मुझे पता है आपको हिस्ट्री पसंद नहीं होता था जब भी आप बचपन में पढ़ा करते थे, मुझे भी नहीं पसंद था लेकिन हमको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 को समझने के लिए कुछ हिस्ट्री का बात जानना पड़ेगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में वो कैटेगरी के जो थे प्लेसेस थे जो ब्रिटिश ओन थे, ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिशर्स इन पे राज करते थे। तो इनको ये लोग बुलाते थे, अरे यार, इनको ये लोग बुलाते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी टाउन्स। और बाद में इन प्रेसिडेंसी टाउन से निकल करके आया प्रोविंसेस, ठीक है। तो इनको आप बोलते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रोविंसेस। पार्ट बी में वो थे जिन पे राजा महाराजा जो है राज करते थे। बी वाले जो टाउन थे वो राजा महाराजा रूल करते थे, उनको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। और उसको बुलाते थे ये लोग राज प्रमुख, राज प्रमुख। पार्ट सी में जो होता था, पार्ट सी में वैसे तो किंग्स लोग ही रूल करते थे, पर ब्रिटिशर्स को लगता था कि यार ये किंग में ना उतना दम नहीं है, किंग में उतना दम नहीं है, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, चीफ कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे, चीफ कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे, ताकि वो ये पार्ट सी के जो है जितने भी पार्ट सी वाले एरियाज है उन पे ये शासन जो है एक्सरसाइज कर सके, राइट। अच्छा, प्रेसिडेंसी टाउन्सेस को बेसिकली चलाते थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक भी बात। और पार्ट डी में एक अकेलौता अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, ये इसको रखा गया था। क्यों इसको रखा गया था? क्योंकि इनका जो कल्चर था वो बाकी इंडिया से काफ़ी अलग था। इनमें आज भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आप देखो, आप कई बार जो मूवीज़ वगैरह में देखते होगे, जो प्योर ट्राइबल में दिखाता है वो जिंगालाला वाला करने वाला, वही ट्राइब के बेसिस अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। हालांकि आजकल काफ़ी हद तक अंडमान निकोबार में नॉर्मलाइज हो चुकी है चीज़ें, बट उस ज़माने में उनका एक सेपरेट जो था उनका एक लिविंग कल्चर था, तो इसलिए उसको पार्ट डी में एक अलग से ही जो है कैटेगराइज कर दिया था, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया कि एक चीफ कमिश्नर का रूल हुआ करता था, रेजिडेंसी टाउन में जनरली गवर्नर जनरल का रूल होता था, जो प्रोविंसेस होते थे उनमें इनका अपना गवर्नमेंट होता था, इसमें इनका अपना गवर्नमेंट होता करता था, राइट। अच्छा, ये तो था ब्रिटिशर्स ज़माने में जो इंडिया का डिवीजन किया था इन्होंने टेरिटरी वाइज, उसके बेसिस पे था। अच्छा, उस ज़माने में ब्रिटिशर्स जब कानून बनाते थे, ब्रिटिशर्स जब कानून बनाते थे तो वो एक होता था उनका, यूके में बनता था डोमिनियन लेजिस्लेचर, डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब वो कानून जो ब्रिटिशर्स अपने गुलाम देशों के लिए पास करते थे, गुलामी देशों के लिए, जैसे इंडिया है गुलाम देश था, उनके लिए पास करते थे, तो उनको बोलते थे डोमिनियन लेजिस्लेचर।
एक यहाँ का गवर्नर जनरल बनाता था। अब ये गवर्नर जनरल बेसिकली दो तरह से काम करता था। ये एक कुछ जगह पे गवर्नर जनरल कमिटीज में काम करते थे, कुछ जगह पे गवर्नर जनरल क्या करते थे, कमिटीज में काम किया करते थे, और कुछ जगह पे गवर्नर जनरल अकेले भी काम किया करते थे। मतलब अकेला चलो एक आदमी गवर्नर जनरल है, वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनियन लेजिस्लेचर भी होता था, गवर्नर जनरल अपने भी कानून बनाते थे। तो इतना हिस्ट्री अगर आपने जान लिया है तो बस अब मेरे को जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको समझाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सेंट्रल एक्ट को आप मार्क कर दो, नोट नंबर 1। और मैंने सेंट्रल एक्ट को लिखा रखा है, कहाँ लिखा रखा है, ऊपर नीचे कहीं लिख रखा है इसका डेफिनेशन। ये रहा नोट नंबर 1। तो सेंट्रल एक्ट का क्या क्या है, देखो सेंट्रल एक्ट में आ गया सपोजिंगली बिफोर द, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता ही होगा, अगर आप लोग थोड़ा भी बचपन में पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा है तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 26 जनवरी हम लोग रिपब्लिक डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और लागू कब हुआ था, 1950 में। ध्यान रखना हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो इसके बीच का जो पीरियड था, तब तो इंडियन पार्लियामेंट था नहीं। इंडियन पार्लियामेंट कब आया, इंडियन पार्लियामेंट तो 26 जनवरी 1950 के बीच में आया। तो 15 अगस्त 1947 से बीच से लेके 26 जनवरी 1950 तक जो भी कानून पास होता था, उस कानून को इंडियन लेजिस्लेचर पास करता था, इंडियन लेजिस्लेचर पास करता था, राइट। पार्लियामेंट उस टाइम पे हुआ नहीं करती थी। तो अगर मैं सेंट्रल एक्ट का डेफिनेशन ढूंढूंगा इस एक्ट में, यानी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में, तो मुझको मिलेगा कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होता था एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। मतलब ब्रिटिशर्स जो हमारे लिए पास करते, हमारे लिए इन द सेंस गुलामी देशों के लिए जो पास करते थे, वो भी आता था। एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर, तो ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक जो कानून पास हुए उसको एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर बोलेगा। और साथ ही साथ एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल, जो या तो काउंसिल ग्रुप में ऐड करते थे या फिर लेजिस्लेटिव अकेले अपने कैपेसिटी में एक्ट किया करते थे। तो 3 कानून बेसिकली आता था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता था, ये हो गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। भैया 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट देश में आया, और अब जो भी कानून बनाता है वो कौन बनाता है, इंडियन पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल एक्ट का डेफिनेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन, इसके लिए आप लिख लो नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 लिख के ये रहा मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी बिफोर 26 जनवरी 1950, और ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। तो उससे पहले हुआ करता था, मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल, तो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे उन पे शासन करते थे, तो गवर्नर जनरल हुआ करता था। फिर उसके बाद कई प्रांत हुआ करते थे, जैसे मैंने बताया यूनाइटेड प्रोविंस, तो उनके अपने अलग गवर्नमेंट हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि जो प्रांत डिवाइड हुआ था उनको उन पे उनका रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट हुआ करता था। चीफ कमिश्नर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ कमिश्नर्स, यानी कि मैंने आपको बताया पार्ट सी कैटेगरी, जहां पर राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये राजा महाराजा इतने इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पर वो लोग चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कर देते थे। तो ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की परिभाषा में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता था 3 लोग। पहला आ गया गवर्नर जनरल, दूसरा आ गया प्रोविंसेस जो थे उसमें विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविंसेस द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, और तीसरा आ गया चीफ कमिश्नर जो पार्ट सी कैटेगरी स्टेट को रूल करता था। उसके बाद आ गया ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाया, तो उस केस में अगर कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा भैया विथ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट लॉज। मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाया, राइट, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिल्ली अगर आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, तो लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर होता है, एलजी प्यार से बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली में, तो वो भी जो है इसमें इंक्लूड होता है। तो चीफ कमिश्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, जैसे दिल्ली हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट। अब बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो उस यूनियन टेरिटरी को चलाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी उसमें कवर अप हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये हो गया हमारा भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन। तो आपको नोट से ही करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, अब मैं एक एक डेफिनेशन शुरू से लेता हूँ। एक्ट मतलब देखो ध्यान रखना,
कंपनीज एक्ट 2013 में, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 में आप ACT एक्ट ऐसे लिख दोगे और ACT एक्ट ऐसे लिख दोगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा, हैं? दोनों में अंतर हो जाएगा। ये एक्ट जब लिखते हो तो इट डिनोट्स कंपनीज एक्ट 2013, ये डिनोट करता है कंपनीज एक्ट 2013, और ये एक्ट डिनोट करता है कोई काम करना, कोई कार्य करना। सुना होगा ना, एक्ट, कमीशन, ओमिशन, कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो एक्ट का परिभाषा दिया है वो ये वाला एक्ट का परिभाषा दिया गया है। देखो एक्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऑफेंस किया है या कोई सिविल रॉन्ग किया है, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, यानी कोई कर्म कांड आप किया है, कोई कारनामा आप किया है, एंड वर्ड्स व्हिच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड शैल आल्सो इंक्लूड टू एनी इलीगल ओमिशन। अगर आपने कोई इलीगल तरह का ओमिशन किया है तो वो भी एक्ट की परिभाषा में आ जाएगा, ठीक है। फिर एफिडेविट, एफिडेविट का क्या मतलब हुआ, आप कोई अफर्मेशन या आप कोई डिक्लेरेशन देते हो। अफर्मेशन का मतलब है कि आप एक पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देते हो। जैसे हमारे देश में जब कोविड-19 कोरोना वायरस आया था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फॉर्म निकाला था, कोविड-19 फॉर्म। उसमें जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको अफर्मेशन देना था कि हमारा कंपनी जो है कोविड-19 को फाइट करने के लिए मेजर्स ले चुका है, ठीक है। उसमें कई बातें थे कि भैया एम्प्लॉयज़ को हम लोग वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि जितने ज़रूरी एम्प्लॉयज़ हैं वही आएंगे, और इनफैक्ट शिफ्ट में काम करेगा, मतलब कोई एम्प्लॉय मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेगा, कुछ एम्प्लॉयज़ इवनिंग शिफ्ट में काम करेंगे, ऐसे शिफ्ट वाइज काम को। तो ऐसे कई मेजर्स उन्होंने किया था। तो अफर्मेशन देना मतलब आप कोई पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हो, तो भैया एफिडेविट में आएगा कोई ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट, अफर्मेशन जो आप दे रहे हो। कोई डिक्लेरेशन अगर आप दे रहे हो तो भैया डिक्लेरेशन में हमने कई जगह देखा हुआ कंपनी सेक्ट में डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जैसे बायबैक कर रहे हो तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हो तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भैया प्रोमोटर डायरेक्टर जो भी हो फ्रॉड वर्ड नहीं करके बैठा हुआ है। तो इस तरह से कई बार डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ता है, तो वो भी आ गया, ठीक है। इन केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर, यानी कि अफर्मेशन, जैसे कि कोविड-19 का अफर्मेशन डायरेक्टर्स जो भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ये लोग को देना था। तो एफर्मेशन को भैया एफिडेविट आप तभी बोलेगा जब वो एफर्मेशन वो लोग दिया जिसको लॉ बोला था। सपोजिंगली अगर बोला कि कोविड-19 का एफर्मेशन कौन देगा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर देगा, तो उसको एफिडेविट तभी बोलेगा जब वो एफर्मेशन कौन दे रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर दे रहा है। कोई डिक्लेरेशन देना था मान लो फर्स्ट डायरेक्टर्स को, तो वो डिक्लेरेशन को एफिडेविट तभी बोलेगा जब वो लोग वो डिक्लेरेशन कौन दिया है, फर्स्ट डायरेक्टर दिया। तो ये बात बोला यहाँ पर, इंक्लूड एफर्मेशन डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। तो जिस व्यक्ति को करने बोला है उसको ही, जब वही व्यक्ति अफर्मेशन या डिक्लेरेशन देगा उसको ही हम लोग एफिडेविट बोलेगा इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, ठीक है। तो स्वेरिंग हो गया शपथ लेना, जो शपथ खा के बोलता है ना, जो कहूंगा सच कहूंगा, ओथ स्वेर बोलता है, वो सब भी एफिडेविट ही कहलाता है। ध्यान रखना मेरा बात, स्वेरिंग होता है, शपथ लेना ओथ भी होता है, शपथ लेना, राइट, और एफिडेविट देना भी एक तरह का शपथ लेना ही हो गया है। देखो मैं नीचे आपको एक डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, स्वेरिंग का डेफिनेशन है, स्वेर का डेफिनेशन है, उसमें ये लिखा हुआ है, स्वेर में भी लिखा हुआ है अफर्मिंग डिक्लेरेशन करना इन पर्सन अलाउड बाय द फर्म, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफिडेविट, ओथ और स्वेर हैव सेम डेफिनेशंस इन द एक्ट। मतलब एफिडेविट, ओथ और स्वेर करना, तीनों चीज हमारे एक्ट के लिए, जनरल क्लॉजेस एक्ट के लिए सेम मतलब रखता है। तो चाहे आप वर्ड यूज कर लो एफिडेविट, चाहे ओथ यूज कर लो, चाहे स्वेर यूज कर लो, तो तीनों का मतलब सेम ही होगा अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। तो ये एफिडेविट भी हमने डिस्कशन कर लिया। फिर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंसमेंट क्या मैं समझाऊं, कमेंसमेंट मतलब कौन सा डेट से कोई एक्ट शुरुआत करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट, मैं आप क्या ही समझाऊं डॉक्यूमेंट का मतलब। इनएक्टमेंट मतलब हो गया कोई कानून, तो इनएक्टमेंट शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन, कोई लॉ रेगुलेशन आप बना रहे वो, एंड एनी रेगुलेशन ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड, एंड शैल आल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट और एनी रेगुलेशन एज फोर्स इट। तो इनएक्टमेंट मतलब कोई रेगुलेशन हो गया, कोई एक्ट हो गया, ये सब बेसिकली इंक्लूड करता है। और क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये एक्ट इंडिपेंडेंस से पहले का एक्ट, 1897 का एक्ट, तो ऐसा कई बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड कुछ कुछ हुआ करता था उस पुराने जमाने में, तो ये उन सबको भी इंक्लूड करेगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च पे खत्म होगा, तो उसको फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, ठीक है। फिर गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब क्या होता है, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन इन अ गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, इसको सत्य निष्ठा के साथ किया गया था, वेदर इट हैज बीन डन नेग्लिजेंटली और नॉट, राइट। अगर आपने कोई काम किया है नेग्लिजेंस में, ध्यान रखना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, अगर कोई काम आपने नेग्लिजेंस के साथ किया है, ठीक है, लेकिन वो काम आपने ऑनेस्टी के साथ किया, मतलब ऑनेस्टी, आप बिल्कुल साफ मन से आपने किया, लेकिन आपसे वो नेग्लिजेंसी में काम हो गया, उसको भी आप बोलेंगे एन एक्ट इन गुड फेथ, एक्ट इन गुड फेथ, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर आप मार्क कर लो, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, ठीक है।
इसको आप बिल्कुल भी ख्यालों में, सपने में भी मत सोच के जाना कि इसको हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट एंड और दी गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक हुई बात। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल मीन द सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक्ट अगर ऐसा बना है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल नॉट इंक्लूड द सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पार्ट बी स्टेट। मतलब जो राज्य प्रमुख के स्टेट कोई सिक्योरिटी इंक्लूड करता था तो उसको सिक्योरिटीज की परिभाषा में नहीं गिनेंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन आएगा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी इशू किया है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है। बट अगर कोई पार्ट बी स्टेट ने यानी राज्य प्रमुख स्टेट ने सिक्योरिटी इशू किया, उसको आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी की परिभाषा में नहीं गिनोगे, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 दिस अप्लाइज टू ऑल इंडियन लॉज। तो ठीक है, 4 अभी हम पढ़ेंगे आके। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो ये इनफाइनाइटली इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बस आप समझ जाओ भावनाओं को कि कितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिख रखा है, आप नोट नंबर 3 मार्क करेंगे, नोट नंबर 3 मार्क करेंगे। ऊपर मैंने लिख रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, आप मान के चलो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक तो आएगा भैया लैंड, बात खत्म। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेसिकली अगर कोई भी लेमैन को पूछो, चलता फिरता आदमी को पूछो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होगा वो प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह नहीं रख सकता, ठीक है। ये हो गया लेमैन का परिभाषा। अगर आप अपने लेवल पे ये डेफिनेशन ऐसा वाहियात डेफिनेशन लिख के आया तो एग्जामिनर प्यार से उस पर कट्टा लगाएगा, उस पर कट्टा लगा के आपको 0 देगा कि भैया एक कोई भी चीज़ जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो नहीं। हम लोग को जनरल क्लॉज एक्ट को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन देना है। तो जनरल क्लॉज एक्ट सबसे पहले तो क्या गंदगी किया मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा निराश हुआ जब मैंने जनरल क्लॉज एक्ट का ही डेफिनेशन देखा। वो कर दिया इंक्लूसिव डेफिनेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड नंबर 1 लैंड। तो बड़ा दुख हुआ हमको ये बात देख के। इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहिए था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी व्हिच कैन नॉट बी कैरीड ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट कॉजिंग एनी सब्सटेंशियल डैमेज। सर क्या बोल गया, आप क्या बोल गया भाई? इमूवेबल प्रॉपर्टी का जनरल मतलब ये होता है कि आप उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं उठा करके ले जा सकता विदाउट कॉजिंग अ सब्सटेंशियल डैमेज। भाई मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी उसमें लगाया और ज़मीन में बिल्कुल उसको गाड़ दिया, ज़मीन में उसको बिल्कुल गाड़ दिया है, इस कदर गाड़ा है कि उसको आप दूसरे जगह पर शिफ्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उस मशीन को तोड़-फोड़ नहीं कर देते, सब्सटेंशियल डैमेज आप उसको नहीं कर सकते। तो उसको क्या बोलेंगे भैया? इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा, राइट। तो उसमें क्या क्या आएगा फिर ये देते हैं कि भैया हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा भैया? लैंड आएगा, ठीक है, और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड आएगा। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 1 लैंड एंड नंबर 2 बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कई सवाल भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, हम एक एक सारे सवाल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम द थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ या फिर परमानेंटली फास्टेंड ऑन एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ। इसका मतलब जनरली समझ में आपको नहीं आता होगा। इसमें क्या होता है जनरली समझो, कोई मशीन है उसको मैंने बिल्कुल ज़मीन में गाड़ दिया है, उसको इस कदर ज़मीन पे गाड़ दिया कि अब उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक हुई बात। अब उस मशीन के अंदर मैंने 2 स्क्रू लगा रखे हैं, उसमें स्क्रू जो है डाल रखे हैं, फासन कर रखे और इस कदर फासन कर सके कि उसको भी आप नॉर्मली निकाल नहीं सकते हो। तो क्या हो गया? वो स्क्रू क्या हो गया? दिस इज फासन, परमानेंटली फासन, उसको इस तरह फासन करके रखा है। फासन मतलब जोड़ के रखा है टू एनीथिंग अटैच्ड ऑन अर्थ। तो मेरा एनीथिंग अटैच्ड ऑन अर्थ क्या हो गया? वो प्लांट हो गया जो मैंने धरती पर गाड़ के रखा है और परमानेंटली फासन मैंने उस स्क्रू को कर दिया, तो वो स्क्रू भी क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। और अगर उस चीज से मैं बेनिफिट ड्रॉ कर रहा हूँ, इस स्क्रू से भी अगर मैं कोई बेनिफिट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो भी मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। ध्यान रखना अब एग्जाम में इसमें सवाल कैसा कैसा पूछा गया। मेरा सवाल अब मेरा तो कंसर्न आपको सवाल के ऊपर ले जाना कि सवाल कैसा कैसे एग्जाम में। देखो सवाल के ऊपर मैं लेकर के आपको जाता हूं। अ क्लेम ऑफ राइट टू कैच फिश केम अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। कोई केस था, कोर्ट हैड टू डिसाइड वेदर द राइट टू कैच और कैरी अ फिश इज अ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब किसी बच्चे को अगर ये एग्जाम सवाल में आ गया तो बच्चा लोग जज्बाती हो जाएगा। बच्चा लोग क्या दिखेगा? बच्चा लोग को सिर्फ फिश दिखेगा और बोलेगा भैया फिश तो मूवेबल प्रॉपर्टी, फिश को आप एक जगह से उठा के दूसरा जगह ले जा सकते हैं। वो लोग ये शब्द को देखता ही नहीं है।
वो लोग ये शब्द को देखता ही नहीं है। ये क्या है, राइट टू कैच और कैरी फिश। ये राइट के बारे में बात कर रहा है। भैया मैंने कोई पॉन्ड है, मैंने उस पॉन्ड में फिशिंग करने का कोई राइट एक्वायर कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फिशिंग का जो राइट है ये क्या है, एक बेनिफिट। मैं इसको बोल दूँ ये एक बेनिफिट है जो अराइज हो रहा है आउट ऑफ लैंड, और उसमें भी ये कैसे जगह से हो रहा है, फ्रॉम थिंग्स अटैच टू अर्थ। फ्रॉम थिंग्स अटैच टू अर्थ, भैया अर्थ है, उस पर कुछ पानी है, पानी जुड़ा हुआ है उसके साथ, और उससे मैं कोई बेनिफिट डिराइव कर रहा हूँ। क्या बेनिफिट डिराइव कर रहा हूँ, उसमें मैं फिश को कैच करने का राइट डिराइव कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया है, राइट। तो ये एक एग्जांपल है कि भैया जनरल क्लॉजेस एक्ट सेज कि इमूवेबल प्रॉपर्टी विल इंक्लूड लैंड एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड द थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। या तो कुछ ऐसा है जो परमानेंटली अर्थ की तरफ और अर्थ से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा जो उस चीज से जुड़ा है जो अर्थ से जुड़ा है। भैया मेरा प्लांट अर्थ से जुड़ा है, और वो कोई भी चीज जो परमानेंटली उस प्लांट से जुड़ा हुआ है उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक हुई बात। Section 3 of Transfer of Property Act does not define the term except to say that immovable trust property does not include standing timber, growing crop और grass। तो भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, और वो बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो कैसा, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और भैया टाइप का डेफिनेशन दिया। वो क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी विल नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। एक तो स्टैंडिंग टिम्बर बोल दिया, एक ग्रोइंग क्रॉप बोल दिया, और एक ग्रास बोल दिया। तो ये तीन चीजें इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। एज फिश डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द डेफिनेशन इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाइज एंड एज अ रिजल्ट राइट टू कैच और कैच फिश इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इट फॉलोज दैट इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको ये बताया कि राइट, यहाँ पर फिश को बात नहीं बोल रहा भैया, यहाँ पर आपको फिशिंग राइट्स का बात कर रहे हैं। तो वो फिशिंग राइट्स क्या, एक बेनिफिट मिला है आपको, एक बेनिफिट मिला है आपको फ्रॉम अ थिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ, जो आपको पानी से फिश निकालने का राइट मिला है। तो दिस इज समथिंग विच इज अ थिंग अटैच्ड टू अर्थ, इसलिए ये बेनिफिट में। और भी कई क्वेश्चन है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मैं आपको दिखाऊं, नीचे मैंने दे रखा है। वेदर ट्रीज must be regarded as immovable property because they are attached to or rooted in the earth। भैया ट्री बिल्कुल जमीन में गाड़ा हुआ है, आप ट्री को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते अनलेस एंड अनटिल आप उस ट्री को बिल्कुल सब्सटेंशियली डैमेज नहीं कर दो। क्या ये ट्री मूवेबल प्रॉपर्टी का? द आंसर इज यस। तो एक केस आया हुआ इन शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और रूटेड टू अर्थ। As an agreement to convey forest produce like tendu leaves, timber, bamboos, etc., soil for making bricks, the right to build on rock, occupy land, and the right to grow new trees, leaves from this too are all included in the term of immovable property। तो ये इतना, चलो ये तो इतना काम का नहीं है। बेसिकली आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछने से यही वाले पॉइंट पे पूछेगा कि क्या ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ठीक है। फिर एक कहते हैं ईजमेंट का कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन ईजमेंट के ऊपर भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। ईजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, इसको समझेंगे आप। ईजमेंट, या आप इसको बोल दो राइट टू वे। राइट टू वे का कंसेप्ट क्या बोलता है, मेरा बात समझो, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से सट के एक बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, कोई जगह नहीं। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी बना हुआ है, इसके इस तरफ एक रोड है और इसके यहाँ भी एक बिल्डिंग बना हुआ है, सारा जगह बिल्डिंग बना हुआ है, कोई भी गैप नहीं है। अब एक बात बताओ, ये मेन रोड से जाने की रास्ता है, ये एक ही रास्ता है, ठीक है। अब मान लो मिस्टर एक्स ने, सपोजिंग दो लोग हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी का ये पार्ट खरीदा है, मिस्टर एक्स ने खरीदा है, और ये वाला पार्ट किसका है भैया, ये वाला पार्ट है मिस्टर वाई का। तो अब लॉ ईजमेंट एक्ट ये बोलता है, ईजमेंट एक्ट ये बोलता है कि भैया मिस्टर एक्स, ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम मिस्टर वाई को एक राइट टू वे देगा, मतलब अपना प्रॉपर्टी में एक रास्ता बना के रखेगा जिससे मिस्टर वाई अपना प्रॉपर्टी पे जा पाए। ये बोलते हैं ईजमेंट, और ये ईजमेंट एक्ट है। इसके ऊपर आप चाहे तो और डिटेल में इस पर पढ़ाई कर सकता है। मेरा कंसेप्ट सिर्फ इतना बताने से आपको काम चल जाएगा। इसको ईजमेंट बोलते हैं कि भाई मिस्टर एक्स, तुम्हारा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि तुम इसको एक राइट टू वे बताएगा, राइट टू वे बताएगा जो तुमको इसको देना पड़ेगा अपना प्रॉपर्टी में से, ताकि ये अपना प्रॉपर्टी में जा पाए। ध्यान रखना, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब इसका लैंड तक, इसका प्रॉपर्टी में पहुंचने में आसपास से कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई और रास्ता पॉसिबल है इन एनी सेंस, तब ईजमेंट का कंसेप्ट नहीं आएगा। मान लो ये बिल्डिंग यहाँ नहीं है और मिस्टर वाई के पास ये है कि भाई मेन रोड से नहीं, तुम यहाँ से इधर आ जाओ,
तो इस केस में कोई ईजमेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ईजमेंट का कंसेप्ट तब अप्लाई होता है जब एक प्रॉपर्टी में पहुंचने का और कोई रास्ता है ही नहीं, और ये रास्ता जो है मिस्टर एक्स के थ्रू ही होकर के जाएगा, तो फिर मिस्टर एक्स का ड्यूटी बनता है कि उसको राइट ऑफ वे दिया जाए। तो अब क्वेश्चन ये है कि वेदर राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या राइट ऑफ ईजमेंट एक बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अर्थ है? बिल्कुल, ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अर्थ है। तो राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन टू प्लेस टू अनदर मे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी मशीनरी फिक्स्ड टू सॉइल स्टैंडिंग क्रॉप कैन बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक सवाल आपका पूछा जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑफ द फेवरेट एरियाज होने वाला है एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इंडियन लॉ क्या क्या आएगा भैया? कोई भी कानून, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ और अदर इंस्ट्रूमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड फोर्स इन एनी प्रोविंस इन इंडिया। कोई भी प्रांत, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड प्रोविंस मैंने आपको बताया, या फिर हैज अंडर द फोर्स ऑफ पार्ट ए प्रेसिडेंसी टाउन, या पार्ट सी चीफ कमिश्नर के रूल के अंडर आ रहा था, और पार्ट देयर ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम और एनी ऑर्डर इन काउंसिल, रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट। तो आप इंडियन लॉ का जो ये है इसको पढ़ना है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मंथ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इसको भी एकदम इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी। मंथ का अगर डेफिनेशन देखिएगा, मंथ शैल मीन अ मंथ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। मंथ डेफिनेशन देख तो एकदम ऐसा लगता है क्या वाहियात टाइप का डेफिनेशन है। मंथ मतलब वो मंथ जो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन बिलीव मी इसका इंटरप्रिटेशन अगर पूछ लेगा ना आपसे, ओहो मजा आ जाएगा। मतलब अगर आपने ऊपर से सिर्फ लॉ को लर्न कर रखा है ना, आप कभी इसका इंटरप्रिटेशन पकड़ ही नहीं पाएगा। मैं आपके साथ इंटरप्रिटेशन करता हूँ, प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा। सपोजिंगली कोई कानून है, सपोजिंगली मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। पात्र घटनाएं काल्पनिक या वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कानून में रखा, मैंने कहा सपोजिंगली जीएसटी का कोई कानून ले लो, जीएसटी लॉ ले लो। जीएसटी एक्ट कहता है, सपोजिंगली कहता है कि आपने कोई भी जीएसटी कलेक्ट किया है तो उसको आपको पे करना होगा। सपोजिंगली मैं कहता हूँ बाई 15th ऑफ, या अगर मैं कहूँ जीएसटी कानून ये कहता है कि आपको इसको पे करना होगा विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ डिडक्शन या डेट ऑफ कलेक्शन। जिस दिन आपने सामने वाले बंदे से जीएसटी कलेक्ट किया है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको जीएसटी का पेमेंट करना है। सपोजिंगली ऐसा कानून जीएसटी लॉ कहता है। आपने किसी बंदे से, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने किसी बंदे से 11 जनवरी 2022 को क्या किया? जीएसटी कलेक्ट किया। अब विद इन 1 month फ्रॉम लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, तो इसको तो आप एक्सक्लूड कर देंगे भैया, जनरल क्लॉजेज एक्ट हमको कहता है। तो 12 जनवरी से आप जो है 2022 से आप गिनती काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है कैलेंडर मंथ का, कि आप 1 month कैसे देखो कैलेंडर मंथ का। एक होता है लूनर मंथ का, लूनर मंथ बोले तो 30 डेज, आप सिर्फ इसको कैसे देखो 30 डेज का पीरियड के जैसे इसको देखो। तो भैया 30 डेज का पीरियड आप देखिएगा तो आपको कब तक जीएसटी पे करना पड़ेगा? 12 जनवरी से अगर आप 31 जनवरी निकालेगा तो ये 20 दिन हो जाएगा, ये 20 दिन हो जाएगा, और फिर फरवरी का 10 दिन। तो ये आपको 30 डेज का अगर आप लूनर मंथ दिखेगा तो आपको 10 फरवरी 2022 तक पेमेंट करना पड़ेगा। लूनर मंथ यानी 30 डेज दिखेगा तो। और कैलेंडर मंथ अगर आप देखते हैं तो ब्रिटिश कैलेंडर मंथ बोलता है कि भैया 12 जनवरी के अगेंस्ट अगर आपको देखना है कैलेंडर मंथ तो वो होगा 11 फरवरी, मतलब नेक्स्ट मंथ का एक दिन पहले। 12 को देख रहा है, 12 से आप नेक्स्ट मंथ ले लो, जनवरी का हो गया फरवरी, और 12 से एक दिन पहले ले लो तो 11 फरवरी 2022। तो कैलेंडर मंथ से देखिएगा तो आप लास्ट डेट आपका आ गया 11 फेब, लेकिन लूनर मंथ दिखेगा तो 10 फेब। अब दोनों में से सही कौन सा लेंगे भैया? जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या बोलता है कि ये हमेशा कैलेंडर मंथ को ही लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी एक्ट में कोई इंटेंशन, कोई कंटेक्स्ट साफ साफ देख के पता चलता है कि भैया यहाँ पर आपको लूनर मंथ लेना है यानी 30 डेज का पीरियड लेना है, तो वहां पर आपको 30 डेज का पीरियड ही लेना पड़ेगा। देखो मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मंथ वैसे तो मिलेगा आपको ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन एक इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, जो ये बोलता है कि मंथ आप कैसा लेगा
30 डेज का मंथ लेगा एंड नॉट मंथ एज डिफाइंड अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। वहां का कंटेक्स्ट ही बोला था इनकम टैक्स एक्ट का कि आपको 30 डेज का पीरियड लेना पड़ेगा, यानी लूनर मंथ लेना पड़ेगा, ना कि कैलेंडर मंथ लेना पड़ेगा। ध्यान आ रहा है मेरी बात? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपको ये बात पूछा जा सकता है कि आपको 1 मंथ के अंदर ये पेमेंट करना, तो 1 मंथ का डेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान रखना, इसमें 2 चीजें आ गई, ये फ्रॉम वाला भी कैलकुलेशन आ जाएगा और मंथ का भी आपको कैलकुलेशन पूछ लेगा। तो कितना अच्छा सवाल बन सकता है इसके ऊपर भी, तो जो है इसको ध्यान रखिएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी हल्का डेफिनेशन है। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इतना हल्का डेफिनेशन, मैं तो मतलब मूवेबल मतलब सारा प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओथ शपथ लेना, मैंने आपको बताया ओथ, स्वेयर और एफिडेविट तीनों का एक ही मतलब होता है। ऑफेंस, ऑफेंस मतलब कोई एक्ट और ओमिशन आपने किया जो पनिशेबल है बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स इज कॉल्ड ऑफेंस। तो ये एक्ट का लैंग्वेज है, ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज मैंने यहाँ पर दे रखी है। ऑफिशियल गैजेट, भारत का राजपत्र मैंने दिखाया है, एम्बलेम होता है, मैंने कई बार दिखा भी रखा है आपको। इट मींस द गैजेट ऑफ इंडिया और ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट, दोनों का होता है। स्टेट का अपना ऑफिशियल गैजेट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना ऑफिशियल गैजेट भी होता है। पर्सन, ये डेफिनेशन आई थिंक आप लोग अगर इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ चुके हैं तो मेरे को ये डेफिनेशन कराने का मतलब ही नहीं है। इट विल इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने ये आपको अगेन प्रॉस्पेक्टस का केस में अच्छे से बता रखा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस होता था, फिर फाइलिंग हो गया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है मैंने बता रखा था, तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। रूल हजारों बार हमने डिस्कस कर रखा है। रूल शैल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर एनी एनेक्टमेंट। 469 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकते हो, तो वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पारित करता है उसको रूल बोलेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल मैंने बता रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद शुरू होता है कारवान किसका, शेड्यूल्स बनने का। तो शेड्यूल 1 2 3 4 ऐसे करके 7 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। सेक्शन सब सेक्शन, ठीक है। तो ये तो भैया मैं क्या ही बताऊं, सेक्शन शैल मीन अ सेक्शन ऑफ द एक्ट, सब सेक्शन शैल मीन अ सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन। राइटिंग, writing shall be construed as indicating reference to a printing, lithography, photography, other modes of reproducing a word in visible form। किसी चीज को राइटिंग में लिखना मतलब आप उसको विजिबल फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक हुई बात। ईयर शैल मीन ईयर रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। ये शुरुआत ही मैंने चैप्टर का इससे किया था कि भैया एक कंपनीज एक्ट में सेक्शन है 173 जो बोलता है कि आपको 4 टाइम्स कराना होगा एक बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, 4 टाइम्स बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर। अब ये ईयर कौन सा लेंगे, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। तो भैया जो इंटरप्रिटेशन सॉरी जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है उसका सेक्शन 3 क्लॉज 66 क्या बोलता है कि आप ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से लेगा, यानी कि आप इसको 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का ईयर मानेगा, ठीक भी बात। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। ये हुआ हमारा सेक्शन 3B कंप्लीट डेफिनेशन से। आगे चलते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि कुछ डेफिनेशंस जैसे एफिडेविट, immovable property, imprisonment, month, movable property, oath, person, section, year will apply also on any all the acts. It will apply to all the central act made after 3rd January 1868 and to all regulation made after 14 January 1887। ठीक भी बात। तो भाई सेक्शन 4 साफ साफ कह देता है कि ये जितना भी शब्द मैंने अंडरलाइन किया ये एप्लीकेबल होगा टू ऑल दी सेंट्रल एक्ट्स। उस सारा सेंट्रल एक्ट जो बना है 3rd जनवरी 1868 के बाद उसको इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाएगा। इसका लॉजिक तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जो भी डेफिनेशंस है इन सेक्शन 3, कौन कौन से डेफिनेशन, कमेंसमेंट, फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंस, रजिस्टर्ड, शेड्यूल्ड, सबसेक्शन, राइटिंग। तो ये जो डेफिनेशन है ये अप्लाई होंगे टू ऑल सेंट्रल एक्ट आफ्टर 14 डे ऑफ जनवरी 1887। तो कुछ वर्ड्स का एप्लीकेबिलिटी कहां से कर दिया, 3rd जनवरी 1868 से, और कुछ डेफिनेशंस का इंटरप्रिटेशन, कुछ डेफिनेशंस का एप्लीकेबिलिटी कर दिया फ्रॉम 14th जनवरी टू 1887। तो अगेन यहाँ पर 3 वर्ड्स है। कुछ डेफिनेशंस को अगर मैं बात करूं तो कुछ डेफिनेशंस का एप्लीकेबिलिटी कर दिया है, कुछ डेफिनेशंस का एप्लीकेबिलिटी कर दिया फ्रॉम 3rd जनवरी 1868, कुछ का कर दिया फ्रॉम 4th जनवरी 1887, और जो बाकी रिमेनिंग हो गया उनका एप्लीकेबिलिटी कब से होगा भैया, आफ्टर जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। जहां से जनरल क्लॉजेस एक्ट लागू हुआ है वहां से इसका एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस टू इंडियन लॉ, ये 4A डाला। ये 4A एकदम ही एक्सेप्शनल कुछ हट के बात करता है। ये क्या बात करता है भैया, देखो कि जहां भी आप सेंट्रल एक्ट वर्ड को यूज किया या सेंट्रल गवर्नमेंट या गैजेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन लॉ, ऑफिशियल गैजेट, ये शब्द जो है इट विल अप्लाई टू ऑल इंडियन लॉ।
सारे के सारे इंडियन लॉ को ये एप्लीकेबल होगा, जितना शब्द मैंने अंडरलाइन किया है, और कोई डेट भी नहीं डाला, कोई डेट भी नहीं डाला। कोई बात। फिर इसमें बोला है कि कहीं भी अगर रेवेन्यूज टू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लिखा है तो इस पे कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है कि रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि ये पैसा मान लो अगर लिखता है कि रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में चला जाएगा, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये आ जाएगा कि ये पैसा कहाँ जाएगा, ये गवर्नमेंट एक फंड बना के रखता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये पैसा उसमें चला जाएगा। और अगर किसी भी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा जाएगा रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये पैसा किस में चला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ऑफ इंडिया में। मैं हाइपोथेटिकली अगर एक एग्जांपल भी लूँ तो मैं आपको बोल देता हूँ, अगर अनपेड अनक्लेम डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड अनपेड अनक्लेम रह जाता है 7 साल में, सपोजिंगली वहाँ ये लिखा हुआ होता कि अगर कोई अनपेड अनक्लेम डिविडेंड रह गया फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो वो चला जाएगा इन द रेवेन्यू ऑफ सीजी। तो इसका मतलब वो किस में चला जाता है, फिर कंसोलिडेटेड फंड जो इंडिया का सीजी ने बना रखा है उस फंड में चला जाता है। लेकिन क्या ये लिखा हुआ है, क्या, द आंसर इज नो। लिखा हुआ क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, तो फिर उसका मतलब वहीं पर जाएगा ये, ठीक है। मैंने हाइपोथेटिकली एग्जांपल दिया समझाने के लिए। चलो उसके बाद सेक्शन 5, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, देखो मैंने सेक्शन 5 को आपका नोट नंबर जो भी आएगा आप देख लेना। आई थिंक मैंने 3 तक दे रखा ऊपर, क्या मैंने कितना नोट दे रखा है, 3 तक दे रखा है। आई थिंक नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, 4 आ जाएगा ये ना, तो मैंने नोट नंबर 4 इसको मार्क कर देना है, नोट नंबर 4, और मेरा नीचे यहाँ पर नोट नंबर 4 ये हो गया, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या कहता है कि कोई भी डेट ऑफ कमेंसमेंट है ऑफ है ना सेंट्रल एक्ट, तो कोई भी सेंट्रल एक्ट है उसका डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से माना जाएगा, अगर कमेंसमेंट का कोई डेट प्रिस्क्राइब्ड है तो उसका प्रिस्क्राइब्ड डेट से उसको मान लिया जाएगा कि ये डेट एक्ट कमेंस हो गया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें, कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करें, तो कंपनीज एक्ट 2013 में तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स, या ऐसे इसको मैं अगर अच्छे से बताऊं, इसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंट प्रोविजंस, अगर कंपनीज एक्ट 2013 को आप देखें तो लिखा हुआ है द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 shall come into force as and when the central government notifies them in the official gazette। तो भैया बोला कि भैया जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करते जाएगा, वैसा वैसा इसका सेक्शन जो है अप्लाई होते जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 2013 में कुछ प्रोविजंस को नोटिफाई किया था, 2014 को कुछ प्रोविजंस नोटिफाई किए थे, कुछ प्रोविजंस 2016 में भी नोटिफाई हुए थे। तो ऐसे करके अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस को नोटिफाई किया था बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब सपोजिंगली कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ था, सपोजिंगली कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ था कि प्रोविजंस ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शैल कम इनटू इफेक्ट या शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ होता साफ साफ, ये साफ साफ लिखा हुआ होता, इसका मतलब ये मान लिया जाता कि भैया सारे के सारे प्रोविजंस किस दिन से एप्लीकेबल होंगे, 1 अप्रैल 2014 के। तो ये बोलता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो वो प्रिस्क्राइब्ड डेट ले लेंगे। यानी अगर कंपनीज एक्ट साफ साफ खुद ही कह देता कि 1 अप्रैल 2014 से हमारे एक्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, तो 1 अप्रैल 2014 ही ले लिया जाता। अदरवाइज अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना है, अगर ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद बना है, 26 जनवरी 1950 के बाद बना हुआ है, तो डे ऑन विच इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया कि इंडिया में जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले वो उसका एक बिल बनता है, बिल को लोकसभा में पारित किया जाता है यानी पास कराया जाता है, फिर उसको राज्यसभा में पास कराया जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पे मोहर लगाता है, उसको असेंट करता है, और उसके बाद वो बिल जो है कन्वर्ट हो जाता है एक्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो जिस दिन अगर उस बिल में लिखा हुआ है, सपोजिंगली कंपनीज एक्ट 2013 साइलेंट रहता, कंपनीज एक्ट 2013 साइलेंट रहता कि भैया तुम्हारा डेट हम नहीं बता रहे, सपोज कुछ भी नहीं लिखा होता,
कि कब से एप्लीकेबल होगा, तो ये मान लिया जाता है उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन प्रेसिडेंट असेंट करता है। और ये अगर बना था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले अगर बना हुआ होता, तो ये जिस दिन गवर्नर जनरल का असेंट, उस टाइम पे गवर्नर जनरल असेंट दिया करते थे, तो जिस दिन गवर्नर जनरल का असेंट मिला उस दिन से ये एक्ट को पारित मान लिया जाता था, राइट। तो अब आओ हम लोग चलते हैं बुक में। अरे यार कहाँ गए, बुक में आओ, हमारा सेक्शन नंबर 5 ऊपर है। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है कि कोई भी सेंट्रल एक्ट अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता कोई भी पर्टिकुलर डेट, तो इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द डे एज इट व्हेन इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल इन केस ऑफ द एक्ट मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 29 अगस्त 2013, ठीक है। और इसको काट दो, इसके बाद का कोई लाइन आपका काम का नहीं है, ठीक है। तो 29 अगस्त 2013 को इसको प्रेसिडेंट ने एसेट दिया था। तो अगर मान लो, अगर मैं ये कहता हूँ अगर कंपनीज एक्ट 2013 साइलेंट होता, कंपनीज एक्ट 2013 साइलेंट होता विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी, तो किस दिन से एप्लीकेबल होता, तो ये मान लिया जाता है कि ये एक्ट लागू हो रहा है इंडिया में विथ इफेक्ट फ्रॉम 29 अगस्त 2013, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक्ट में अपनी तरफ से एक डेट दिया हुआ था कि भाई जैसे जैसे सीजी इसको नोटिफाई करती जाएगी वैसे वैसे ये कानून फोर्स में आते जाएंगे, तो फिर भैया हम लोग इसी को मान के चले। एक्चुअल में हमने इसी तरह से किया और गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शन 2013 में नोटिफाई किए, कुछ 2014 में और कुछ 2016 में, ऐसे पार्ट पार्ट करके नोटिफाई हुआ था कंपनीज एक्ट 2013, ठीक हुई बात, ठीक है। इफ एनी स्पेसिफिक डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज स्पेसिफाइड इट शैल कम इनटू दिस, तो ये भी एक कोई काम का बात नहीं है आपके लिए रिलेटेड, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है कि सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 5th अमेंडमेंट रेगुलेशन वाज इशूड बाय सेबी वाइड अ नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2015 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। मतलब इस नोटिफिकेशन, इस रेगुलेशन में साफ साफ लिखा था कि भैया ये कानून 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2016 से ही लागू होगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किस में दिया हुआ होता है, एक्ट या रेगुलेशन में जो डेट लिखा है उससे एप्लीकेबल होगा। साइलेंट है तो फिर जिस दिन उसको प्रेसिडेंट का एसेंट लिखा मिल गया उस दिन से ये एक्ट को पारित मान लिया जाएगा। और अगर ये एक्ट इशू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले, तो गवर्नर जनरल का एसेंट जिस दिन मिल जाएगा उस दिन से ये एक्ट को पारित मान लिया जाएगा। तो ये है सेक्शन नंबर 5। और बचे कुछ बाकी सेक्शन जो हमारे पेंडिंग है वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा, इतना पहले आपको मैं नोट करवा देता हूँ, मैं पहले आपको इतना पार्ट नोट करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं फुल स्क्रीन दे देता हूँ आपको ताकि आप नोट नंबर 4 तक नोटिंग कर सको। तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का हिस्ट्री अगर आप इसको नोट करना चाहो तो पॉज करें और नोट करें। फिर ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 3, और ये हुआ नोट नंबर 4। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एक बार आपको मैंने नोट करने के लिए दे दिया, आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब आखिरी सांसें ले रहे हैं ये चैप्टर, हमने सब कुछ इस पर डिस्कस कर रखा है। हाँ, ये एक सेक्शन 22 भी पेंडिंग मेरे को दिख रहा है, इसको पेंडिंग में बताएंगे, अब डिस्कशन करेंगे। ये क्या बोलता है मैं आपको एक बात बता दूं, तो पहले मैं एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको आपको समझाता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि अगर सपोजिंगली मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 को, सपोजिंग मैं हाइपोथेटिकल फैक्ट ले रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको हाइपोथेटिकल फैक्ट ले रहा हूँ। 1 अप्रैल 2014 को क्या होता है, सेक्शन 469 नोटिफाई हो जाता है। 469 क्या है, ये पावर देता है सीजी को टू मेक रूल्स। कंपनीज एक्ट 2013 का ये पावर देता है सीजी को ताकि ये सीजी क्या बन सकता है, रूल बना सकता है, ठीक है। अब सपोजिंगली कंपनीज एक्ट का कोई चैप्टर है, सपोजिंगली हम चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ये नोटिफाई नहीं हुआ, ये 1 अप्रैल 2014 को नोटिफाई नहीं हुआ है, ये किसी बात के तारीख को नोटिफाई हुआ। सपोजिंगली किसके ऊपर, ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ऊपर है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ऊपर है। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ भैया, ऑल्दो ये प्रोविजंस नोटिफाई नहीं हुए, नोटिफाई अभी तक नहीं हुआ है,
मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या नोटिफाई होने से पहले, क्या किसी के एक पहले डेट के पहले कैन सीजी मेक रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स? क्या चैप्टर 10 के संबंध में क्या सीजी रूल्स बना सकता है क्या? मेरा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ये है सबसे पहले। तो इसको आंसर करने के लिए हम आते हैं सेक्शन 22 में। वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट, मैंने बोला कंपनीज एक्ट 2013 विच इज नॉट टू कम इनटू फोर्स इमीडिएटली। मैंने आपको बताया भैया प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 29 अगस्त 2013 को, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि 29 अगस्त 2013 को पूरा का पूरा एक्ट आ गया, नहीं, 2013 को लागू नहीं हुआ, थोड़ी दिन बाद में हुआ। ऑन पासिंग देयर ऑफ अ पावर इज कन्फर्ड, मैंने आपको बोला एक सेक्शन 469 पावर पास हो गया जिससे सीजी को पावर मिल गया। क्या पावर मिल गया कि वो क्या कर सकता था, रूल बना सकता था। सीजी को क्या पावर मिल गया, पावर इज कन्फर्ड, मतलब पावर दिया गया है। किसको पावर दिया गया है, पावर इज कन्फर्ड टू सीजी, पावर दिया गया है किसको, टू सीजी। और क्या चीज से विषय पे, टू सीजी टू मेक रूल्स, रूल बनाने का पावर दिया गया। देन that power may be exercised at any time after passing of the act or regulation। तो इसको आप कभी भी 29 अगस्त 2013 के कभी भी बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि वो रूल्स आप तब भी बना सकते हो। तो यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि कैन सीजी मेक रिस्पेक्ट, द आंसर इज यस, रूल बना तो सकता है। मेरा सेकेंड क्वेश्चन, कैन इट हैव एनी इफेक्ट, कैन इट हैव एनी इफेक्ट, लीगल इफेक्ट, क्या इसको कोई लीगल इफेक्ट मिलेगा? भैया एक बात बताओ, एक्ट का मेन कानून ही अभी तक लागू नहीं हुआ है। 139 ऑडिटर्स 139 से शुरू होके 148 पे खत्म होता है ना। तो भैया मेन कानून ही अभी तक आपने लागू नहीं कराया, तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या कभी भी इफेक्ट में आएंगे क्या? तो आप कॉमन सेंस से भी इसको आंसर करोगे तो आप बोलेंगे नहीं। जब तक पापा अस्तित्व में नहीं आते तब तक क्या बेटा अस्तित्व में आ सकता है क्या? क्या पापा के बिना बेटा का कोई अस्तित्व हो सकता है क्या? द आंसर इज हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया भैया, सेक्शंस क्या हो गए, पप्पा, और ये क्या हो गया, रूल उसका बेटा। तो क्या पप्पा के बिना बेटा आ जाएगा क्या दुनिया में? द आंसर इज कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है बट द रूल्स बायलॉज, और कोई भी ऑर्डर आपने जो मेक किया है या इशू किया है, शैल नॉट टेक इफेक्ट टिल द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन। ये तब तक लागू नहीं होगा, इसका तब तक कोई लीगल इफेक्ट नहीं आएगा जब तक वो एक्ट को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। मतलब यहाँ बना तो सकता है, यहाँ बना तो सकता है, लेकिन लीगल इफेक्ट कब आएगा भैया, जब यहाँ पर आपने उसको इफेक्ट दे दिया। अब इसके बाद कभी भी आप कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स को इफेक्ट दे सकते हो, लीगल इफेक्ट दे सकते हो। और ठीक ही बात, अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इतना काम का नहीं है, इसको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब नीचे चलेंगे, बस अब चैप्टर आखिरी सांस ले रहा है अपने। 26, 27, 28, 29 हमने डिस्कस कर रखा है, 30 एक पेंडिंग रह गया, 30 को हम डिस्कस करते हैं। इन द एक्सप्रेशन द सेंट्रल एक्ट वेरेवर इट ऑकर्स इट शैल डीम टू इंक्लूड ऑर्डिनेंस एज प्रोमulgated बाय द गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको चार्जेस चैप्टर जब कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जो है जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता और गवर्नमेंट को कोई अर्जेंट लॉ लाना होता है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस ला करके टेम्पररी बेसिस पे एक्ट को अमेंड कर सकता है, ताकि लॉजिक पर्पस क्या होता है कि उसके बाद जब भी पार्लियामेंट जब है हाउस में आ जाए तो उसके बाद पार्लियामेंट उसको जो भी कानून है उसको पास कर देगा और फिर उसको एक एक्ट बना देगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 आया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो क्योंकि पार्लियामेंट उस समय फोर्स पे नहीं था इसलिए कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को लाना पड़ा था बाय प्रेसिडेंट। कुछ चेंजेस वो किया और उसके बाद क्या लेकर के आ गया ये लोग, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जब कंपनीज अमेंडमेंट जब 2019 आया और कंपनीज अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट बैठा तो पार्लियामेंट ने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पारित कर दिया। तो ये बात है। तो यहाँ सेक्शन 30 क्या क्या बोलता है कि जहां जहां भी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं सेंट्रल एक्ट, भाई देखो ना सारा जगह तो एक्ट लिखा हुआ है, एक्ट लिखा हुआ है। तो दिस एक्ट जहां हम लोग सारा जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, सेंट्रल एक्ट टर्म को यूज किया है। तो सेंट्रल एक्ट विल ऑल्सो इंक्लूड ऑर्डिनेंस, यानी कि अगर आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट को सपोजिंगली मैंने एक ऑर्डिनेंस बताया कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, इस ऑर्डिनेंस को इंटरप्रेट करने के लिए मेरे को जनरल क्लॉजेज एक्ट यूज करने।
क्या मैं यूज कर सकता हूँ क्या? क्योंकि भैया जनरल क्लॉज एक्ट में तो हर जगह लिखा हुआ है एक्ट 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 एक्ट, वहां तो कहीं ऑर्डिनेंस का बात ही नहीं किया हुआ है। तो भैया सेक्शन 30 ये बोलता है कि जहां जहां भी एक्ट आता है इट विल डीम्ड टू बी इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस। जहां जहां एक्ट आया वहां वहां ये मान लिया जाएगा कि ऑर्डिनेंस है, यानी कि अब भी आप कंपनीज अगर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को यूज, आप जनरल क्लॉजेज एक्ट कैन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 बी यूज्ड टू इंटरप्रेट इट। क्या इसके इंटरप्रिटेशन के लिए यूज हो सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दिस एक्सप्रेशन सेंट्रल एक्ट shall deem to include the ordinance which is made and promulgated by president under 123, और अगर जो है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ होगा तो गवर्नर जनरल ये करता है। और गवर्नर जनरल को ये करने के लिए ये 3 एक्ट अधिकार देता था। ये एक्ट नंबर 1 था, ये एक्ट नंबर 2 था और ये एक्ट नंबर 3 था। अब जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है एज पर 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस पास कर सकता था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल एक्ट, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 3 एक्ट के तहत उसको इस सेक्शन के तहत ये पावर मिला था कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता था, राइट। तो गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट दोनों का ऑर्डिनेंस जो वो पास करता है वो भी आ जाएगा जहां जहां शब्द लिखा है सेंट्रल एक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट करता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। आई थिंक और कोई प्रोविजन पेंडिंग नहीं रहा है अगर मैं देखूं तो कहीं भी कुछ, अच्छा एक जगह मेरे को पेंडिंग दिखा, ये लिखा हुआ है बेसिकली 15 अगस्त 1947 से पहले की बात करता है। 15 अगस्त 1947 की पहले की बात करता है। बेसिकली सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता था? सेक्शन 8 इसके बारे में बात करता था कि भैया अगर कोई एक्ट मर गया है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कंपनीज एक्ट 1956 मर गया है, अब उसके जगह आ गया कंपनीज एक्ट 2013। तो अब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में अगर 1956 में इसमें कंपनीज एक्ट 1956 का कहीं कहीं जिक्र आ रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ये जिक्र 1956 का नहीं है, ये जिक्र कंपनीज एक्ट 2013 का है। ठीक है, तो अब यही बात लिखा हुआ है सेकंड, ये जो प्रोवाइजो है इसमें भी लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ये जो सबसेक्शन है सबसेक्शन नंबर 2 उसमें भी यही बात लिखा हुआ है। ये बात क्या लिखा हुआ है इस बात को समझेंगे। ये बात लिखा हुआ है कि सपोजिंगली 15 अगस्त 1947 से पहले कोई एक एक्ट था, मैं ए ले लेता हूँ, ABC एक्ट, ठीक है, 1940, ठीक है, इसने रिपील कर दिया सपोजिंगली XYZ एक्ट 1913। एक 1913 में एक एक्ट बना था, ठीक है, 1940 में इस XYZ एक्ट को 1940 ने रिपील कर दिया, मार दिया। अब कोई दूसरा एक्ट है, मान लो PQR एक्ट, ये PQR एक्ट के कहीं रेफरेंस दे रहा है सेक्शन नंबर डैश ऑफ XYZ एक्ट 1913, तो ये मान लिया जाएगा कि भैया ये XYZ एक्ट 1913 का रेफरेंस नहीं है, ये ABC एक्ट 1914 का रेफरेंस है। मतलब जो बात यहाँ पर ये बोला है ना 1956 2013 के लिए, ये सेम बात बोला है कब? प्री इंडिपेंडेंस के लिए, कि भैया प्री इंडिपेंडेंस भी अगर सेम काम हो रहा होगा तो भी हम इस बात को मानेगा। तो ये प्रोविजन है सेम एज अबव। बस ये क्या बात बोल रहा है, ऑफकोर्स ये का बात कर रहा है, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का बात कर रहा है, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का बात कर रहा है, राइट। तो आई थिंक अब उसके अलावा कोई पोर्शन मेरे हिसाब से पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। चलिए, तो दिस फिनिशेस अप आई थिंक आवर जनरल क्लॉजेज एक्ट। हाँ, एक पोर्शन ऊपर का बचा हुआ है कि भैया क्यों चाहिए हम लोग को जनरल क्लॉजेज एक्ट, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्या ऑब्जेक्ट होता है इसको पढ़ने का, क्या एप्लीकेशन है, ये सारा चीज़ अब इतना हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुका है। अब ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेल्फ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन में भी काफ़ी टाइम लगा दिया है और जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी हमने काफ़ी टाइम लगा के सारे प्रोविजंस को, एक एक प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको आई थिंक ये सब मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ के खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो दिस फिनिशेज आवर चैप्टर जनरल क्लॉजेज एक्ट, राइट। इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर क्योंकि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, राइट। इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए इसके ऊपर भी। मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।